हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूलभूत राशियां तथा व्युत्पन्न राशियों के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो उसी को हम दो भागों में बांटते हैं, एक मूलभूत राशियां तथा दूसरा व्युत्पन्न राशियां। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल राशि या मूलभूत राशियों के बारे में। तो मूल राशियां किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि मूल राशियां क्या होती हैं, तो आप उसे बता सकते हैं कि वे राशियां जो पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं, पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं, उन राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। अब पूरी तरह स्वतंत्र होने का अब क्या मतलब है? मतलब है कि हमें इन मूल राशियों को लिखने के लिए या परिभाषित करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम इन्हें अलग ही लिख सकते हैं और इनकी एक अलग ही परिभाषा दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब अगर आप देखें तो अगर आप चाल को देखें, ये एक चाल क्या है? एक भौतिक राशि है और हमें इसे परिभाषित करने के लिए इन दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है, दूरी और समय। दूरी और समय के बिना हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। चाल को हम कैसे परिभाषित करते हैं? चाल को हम कहते हैं कि दूरी और समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं। तो इन दोनों के बिना हमने इसको परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मूल राशि नहीं हुई। मूल राशि उसे कहते हैं जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है और जिसे परिभाषित करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूरी, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये दूरी है, ये एक मूल राशि है। कैसी राशि है? मूल राशि। अब ये मूल राशि क्यों है? क्योंकि इसे परिभाषित करने के लिए हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम परिभाषित नहीं कर सकते। दूसरी राशियों के पदों में हम परिभाषित तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो हम परिभाषित करेंगे क्यों? इसीलिए हमने इनकी एक अलग ही परिभाषा बना रखी है, उसको हम अभी पढ़ेंगे। तो आप इतना याद रख सकते हैं कि दूरी भी क्या है? एक मूल राशि है। तो और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो मूल राशियां होती हैं, जो मूल राशियां होती हैं, उनकी एक निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या है, जो कि है 7। आपको पता होगा कि मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि मूल राशियां 7 होती हैं। तो अगर आपको पता हो कि मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं 7, तो समय होता है, दूरी, या दूरी को हम बोल सकते हैं लंबाई। लंबाई मीन्स क्या होता है? दूरी। और इसी तरीके से द्रव्यमान, इसी तरीके से हमारी 7 होती हैं। तो हम इन सबको परिभाषा वगैरह इसकी लिख लेते हैं ताकि आप उसको नोट्स में लिख सकें। तो हमने यहाँ पर लिखा, मूलभूत राशियाँ या मूल राशियाँ किसे कहते हैं? प्रकृति में पाई जाने वाली वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। मतलब हमें इन्हें परिभाषित करने के लिए दूसरी राशियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अर्थात इन्हें अन्य भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने यहाँ पर लिखा है आवश्यकता, मतलब हम परिभाषित तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो हम करेंगे क्यों परिभाषित? हमने इनकी एक अलग ही डेफिनेशंस बना रखी हैं। आगे है, ऐसी राशियां निरपेक्ष राशियां या मूलभूत राशियां अथवा मूल राशियां कहलाती हैं। ये तीनों नाम आप देख रहे होंगे, निरपेक्ष राशियां, मूलभूत राशियां और मूल राशियां। इनका एक ही मतलब है। निरपेक्ष का मतलब है किसी पर भी निर्भर नहीं करती हैं ये, इनकी अलग ही डेफिनेशंस होती है। तो आप इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या, ये इनकी संख्या 7 होती है, जिसको मैंने नोट पॉइंट में लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट पॉइंट में मूल राशियों की संख्या 7 होती है। और वो 7 कौन कौन सी होती हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता आदि मूलभूत राशियाँ हैं। तो ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कभी एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी मूल राशि है, कौन सी नहीं है। तो आपको ये सातों याद होंगी, तो आप उससे जल्दी से बता सकते हैं। तो ये हमने बात की कि मूल राशियाँ, ये मूलभूत राशियाँ क्या होती हैं। एक और पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देखिए, अन्य सभी भौतिक राशियाँ इन मूल राशियों के पदों में ही व्यक्त की जाती हैं। मतलब दूसरी राशियों को लिखने के लिए हमें इन्हीं राशियों की, यानी कि मूल राशियों की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें कोई दूसरी राशि लिखनी है
तो हमें इन्हीं की सहायता से लिखनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं अपना अगला टाइप, जो कि है व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि वे राशियाँ जो दूसरी राशियों पर, अब दूसरी राशियाँ कौन रह गई, मूल राशियाँ रह गई, यानी कि वे राशियाँ जो, यहाँ पर आप लिख लेना, जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। मतलब इन्हें लिखने के लिए हमें मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है या उनको पदों में लिखना पड़ता है, निर्भर करती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। हम ये लिखते हैं दूरी बटा समय। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो चाल है ये क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। कैसे, ये दूरी है, ये एक मूल राशि है, समय है, ये भी एक मूल राशि है। दूरी या लंबाई हम इसको बोल सकते हैं। तो दूरी या लंबाई एक मूल राशि है और समय भी एक मूल राशि है, और हमने इन दोनों का आपस में अनुपात यानी कि भाग लगाकर एक नई राशि परिभाषित की है, चाल। इसी तरीके से हम और भी परिभाषित करते हैं, वेग को भी हम इसी तरह से परिभाषित करते हैं। आपको पता होगा वेग किसे कहते हैं, अपना विस्थापन भी एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि नहीं, ये तो मूल राशि है। विस्थापन बटे समय, इस तरह से हम वेग को परिभाषित करते हैं। तो इसी तरीके से हम कई राशियों को परिभाषित करते हैं मूल राशियों के पदों में। इस तरह से हमने परिभाषित किया है। बटे में हम गुणा में भी कई राशियों को परिभाषित करते हैं। तो किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, हम परिभाषित कर सकते हैं गुणा में परिभाषित कर सकते हैं, भाग लगा करके परिभाषित कर सकते हैं, या घातों में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं क्षेत्रफल आपको पता होगा क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आप देखें तो लंबाई क्या है, लंबाई भी एक तरह से दूरी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये हमारी लंबाई है तो ये क्या है, एक दूरी है। इसी तरीके से चौड़ाई भी क्या है, ये भी एक दूरी है। तो दूरी गुणा दूरी क्या हो जाएगा, दूरी का स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, दूरी का स्क्वायर कर दिया। तो क्षेत्रफल जो हमारी राशि है वो किसके रूप में परिभाषित होती है, दूरी के वर्ग के रूप में। और दूरी क्या है, एक मूल राशि है। अभी मैंने बात की कि मूल राशि होती है दूरी, तो दूरी के वर्ग के रूप में हमने इसे परिभाषित किया। इसी तरीके से हम कई राशियों को परिभाषित करते हैं मूल राशियों के पदों में, जिन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो अब इसकी भी परिभाषा हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं वेग, चाल, बल आदि। तो ये क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ। अब मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आप उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बात की कि मूल राशियाँ हमारी क्या होती हैं, जो राशियाँ पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उनको हम मूल राशियाँ कहते हैं। और दूसरी हमने बात की कि व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, वे राशियाँ जो मूल राशियों के पदों में लिखी जाती हैं, मूल राशियों के पदों में लिखी जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। इनके पदों में लिखे बिना हम इन्हें परिभाषित ही नहीं कर सकते। तो ये बात हमने की। और दूसरी हमने बात की कि जो मूल राशियाँ होती हैं, मूल राशियाँ वो हमारी 7 होती हैं। हमने क्या बात की कि मूल राशियाँ हमारी 7 होती हैं, उनके हमने अभी नाम भी देखे। तो ये जो हमने बात की कि मूल राशियाँ 7 होती हैं, तो एक्चुअल में बात ये है कि हमारी जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स आपको पता होगा, मैकेनिक्स या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी, उसमें हमें ये छूट है कि हम किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि मान सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी मैकेनिक्स है, यांत्रिकी का मतलब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि यांत्रिकी का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हम उस पर बल लगाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब हम बल लगाते हैं किसी भी वस्तु पर, तो वो किस तरह से व्यवहार करती है, उसके संबंध में क्या क्या नियम दिए गए हैं या उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसे बोलते हैं यांत्रिकी।
और यांत्रिकी कई ब्रांचेस होती हैं मैकेनिक्स की, जिसको हम न्यूटनी मैकेनिक्स बोलते हैं, दूसरी को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, इस तरह से। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि मूल राशियाँ जो हमारी 7 होती हैं, हमने चुनी हैं, जो हमने 7 चुनी हैं अपने आप से, उनके अलावा हम दूसरी राशियों को भी मूल राशियाँ मान सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल पहले लिया था वही ले लेते हैं। हमने लिया था चाल बराबर दूरी बटा समय, ये लिया था हमने। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने चाल को क्या माना था, ये एक व्युत्पन्न राशि है, और हम मानते भी हैं कि ये एक व्युत्पन्न राशि है, और ये दोनों क्या हैं, मूल राशि हैं। हमने इनके पदों में इसे परिभाषित किया है। अब दूसरी बात हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको, चाल को, और इसमें से किसी को भी ले लेते हैं, मान लीजिए दूरी को ले लेते हैं, चाल को, सॉरी यहाँ पर पेंसिल थोड़ा सा नहीं चल रही है, चाल को और दूरी को अगर हम मूल राशि मान लें, अगर हम मूल राशि मान लें, तो हमारी समय जो है वो परिभाषित हो जाता है एक व्युत्पन्न राशि के रूप में। क्योंकि व्युत्पन्न राशि हमने किसे कहता, हमने व्युत्पन्न राशि उसे कहा था जिसको हम मूल राशियों के रूप में परिभाषित कर सकें। तो अगर हम इन दोनों को मूल राशि मान लें तो हम समय को किस तरह से परिभाषित कर देंगे, हम कर देंगे चाल बटे दूरी के रूप में, चाल बटे दूरी के रूप में हम इसे परिभाषित कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगी, व्युत्पन्न राशि बन जाएगा। समय क्या बन जाएगा, व्युत्पन्न राशि, और ये दोनों क्या बन जाएंगी, हमारी मूल राशि। मतलब हम किन्हीं भी 2-3 राशियों को मूल राशि ले सकते हैं और उनसे व्युत्पन्न राशियाँ उत्पन्न कर सकते हैं या बना सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही डीपली बात है कि हम किन्हीं भी 2 राशियों को मूल राशियों के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका भी एक लिख दिया है, यहाँ पर आप लिख लेना इम्पोर्टेंट नोट डाल करके। यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, लंबाई भी आपको पता है मूल राशि है, द्रव्यमान भी मूल राशि है तथा समय ये भी मूल राशि है। तो यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय मूलभूत राशियाँ चुनी गई हैं, इन्हें मूल राशियाँ कहा जाता है। हालांकि भौतिक राशियों का यह समुच्चय अद्वितीय चयन नहीं है, मतलब ये कोई यूनिक सिलेक्शन नहीं है, कोई निराला नहीं है, हम कोई भी राशियाँ ले सकते हैं मूल राशियों के रूप में। आगे लिखा है, वास्तव में हम यांत्रिकी में कोई भी 3 राशियाँ मूलभूत राशियों की तरह ले सकते हैं, मतलब कोई भी 3 राशियाँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी 3 ली थी यहाँ पर, जिनमें से मैंने आप इन दोनों को मान लिया था मूल राशियाँ, तो तीसरी को हमने व्युत्पन्न राशि के रूप में परिभाषित कर दिया था। इस तरह से हम कोई भी राशि ले सकते हैं जिसको हम मूल राशि मान करके दूसरी राशियाँ परिभाषित कर सकते हैं, मूलभूत राशियों की तरह ले सकते हैं। तो अन्य राशियाँ इनके पदों में व्यक्त की जा सकती हैं, जैसे अभी हमने चाल उसको समय को किया था, इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण भी लिखा है। उदाहरण के लिए यदि चाल तथा समय को अभी मैंने चाल और दूरी को लिया था, अब हम चाल और समय को ले लेते हैं। चाल तथा समय को मूलभूत राशियों के रूप में लिया जाए, मतलब हम चाल और समय को अगर ले लें तो लंबाई व्युत्पन्न राशि बन जाती है। वैसे आपको पता होगा कि लंबाई क्या है, लंबाई एक मूल राशि है, लेकिन लंबाई क्या बन जाएगी, व्युत्पन्न राशि बन जाएगी। क्योंकि अब हम लंबाई को कैसे लिख देंगे, चाल इंटू समय, ऐसे लिख देंगे। मतलब हमने इन दोनों को मूल राशि मान लिया तो ये व्युत्पन्न बन गई, अगर इन दोनों को मान लेते मूल राशि तो ये व्युत्पन्न बन जाती। कहने का मतलब ये है कि हम किन्हीं भी 2 राशियों को या 3 राशियों को मूल राशियों के रूप में ले करके उससे अन्य राशियों को परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि लंबाई अब चाल इंटू समय के रूप में व्यक्त की जाएगी, तथा यदि बल तथा त्वरण को मूल राशि के रूप में लिया जाए, जैसे आपको पता होगा बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है, यहाँ पर बल बराबर हम यहाँ पर लिखते हैं, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये होता है बल बराबर। तो अगर हम बल और त्वरण को क्या मान लें, मूल राशि मान लें, हम मान लें कि ये मूल राशि हैं। मूल राशि अगर हम इनको मान लें तो हम द्रव्यमान एक नई राशि परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे द्रव्यमान बराबर, ये त्वरण को बटे में ला देंगे तो क्या हो जाएगा, बल बटे त्वरण।
तो हमने इन दोनों को मूल राशि मान करके एक तीसरी राशि, जिसको हम अब व्युत्पन्न राशि कहेंगे, परिभाषित कर दिया। एक्चुअल में ये क्या थी, ये मूल राशि थी, लेकिन अगर हमने इन दोनों को मूल राशि मान लिया तो ये व्युत्पन्न राशि बन गई। तो हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि लंबा यहाँ से पढ़ते हैं, यदि बल तथा त्वरण को मूलभूत राशि के रूप में लिया जाए तो द्रव्यमान को बल बटे त्वरण से परिभाषित किया जाएगा तथा यह व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। तो ये मैंने आपको एक बात बताई कि हम किन्हीं भी राशियों को मूल राशियाँ ले करके उनसे दूसरी राशियों को परिभाषित कर सकते हैं, और जो दूसरी राशियाँ हैं फिर वो व्युत्पन्न राशियाँ कहलाएंगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।